दोस्तों वेलकम माय यूट्यूब चैनल मेटल 2.0 क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं कक्षा 10 यूपी बोर्ड सामाजिक विज्ञान का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आया हूं। क्योंकि मैं बता दूं आपको 20 नंबर का इस पर बहुविकल्पी प्रश्न आएगा, यानी 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी आएंगे, इसलिए बहुविकल्पी प्रश्नों को याद करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना देरी करते हम लोग प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं, ताकि बोर्ड में आए तो इसको कितने आसानी से लिखेंगे। जितने बार वीडियो देखेंगे, किसी का भी वीडियो देखेंगे, आपको उतना प्रश्न याद होगा और उसको परीक्षा में आप आसानी से हल करेंगे। चलिए देखते हैं। कह रहा है भारत में कितने % लोग हैं अनौपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं। तो अनौपचारिक मतलब एक औपचारिक होता है, एक अनौपचारिक होता है। तो भारत में जो अनौपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं दिया 60%, 65%, 85%, 90%। क्योंकि फुली कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि 85% लोग ऐसे हैं जो अनौपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त कर सकते हैं भारत में। अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए कई तरह के विश्व संगठन बनाए गए। संयुक्त जो संगठन है उसने कई प्रकार के संगठन बनाए रखा है, उसी में है कि विश्व व्यापार संगठन। तो इसका करें कि इसका मुख्यालय माने हेड ऑफिस कहाँ है। न्यूयॉर्क में दिया है, पेरिस दिया है, ओटावा में दिया है, जेनेवा में दिया है। तो न्यूयॉर्क में नहीं है, पेरिस में भी नहीं है, ओटावा में नहीं, जिनेवा में है ना, जिनेवा शहर में है। अगला प्रश्न है कह रहा है कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। देखिए इसमें ऑप्शन इतना दिया है घुमा के, अच्छा दिया है कि इसमें सस्पिशन है कि ये भी सही है वो भी सही है, लेकिन थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए। लाल मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी दिया है, पर्वतीय मिट्टी दिया है, लेटराइट मिट्टी दिया है। जलोढ़ मिट्टी चाय जमीन के स्थलीय जो फसल होते हैं, गन्ना, कपास, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, इन सब के लिए बहुत उपयोगी होती है। लाल मिट्टी भी लगभग मोटे अनाजों के लिए बहुत अच्छी होती है ना। तो इस प्रकार जो मिट्टी होती है, चाय होती है, वो पहाड़ी ढालों पर पैदा किया जाता है ताकि वहाँ पानी ना रुक सके। तो इसलिए ऑप्शन हमारा पर्वतीय मिट्टी हो जाएगा। चाय को पहाड़ी ढलानों पर उगाया जाता है, क्लास 8 में आप लोग जरूर पढ़े होंगे। कह रहा पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है। कह रहा दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, अमृतसर में। तो दिल्ली तो पश्चिम में नहीं पड़ेगा, ये मध्य भारत में पड़ जाएगा, मिडिल उत्तरी ईस्ट में पड़ जाएगा। कोलकाता ये पूर्व में पड़ जाएगा, अमृतसर पश्चिम में पड़ता है और मुंबई भी पश्चिम में पड़ता है। लेकिन जो मुख्यालय है वो अपने यहाँ मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है। ब्राजील है, भारत है, बांग्लादेश, फ्रांस। एक चीज बता दे रहा हूँ, अगर विकसित के लिए पूछे तो एशिया महाद्वीप का कोई भी देश है, केवल जापान को छोड़कर, तो कभी भी आप उस पर टिक मत करिएगा। जापान ही एशिया का एकमात्र देश है जो विकसित है, बाकी एशिया महाद्वीप का कोई भी देश विकसित नहीं है। हाँ, एशिया महाद्वीप के बहुत से देश गरीब है और बहुत से देश विकासशील है। तो विकासशील में भारत हो जाएगा। बहुत से देश है भारत या भारत को मारते, भारत सही होगा, ऐसा नहीं है। बिना पढ़े लिखे मारेंगे तो गलती हो जाएगी। ब्राजील, जी ब्राजील भी विकसित उतना नहीं है। बांग्लादेश तो विकासशील देश भी नहीं है। फ्रांस एकमात्र देश है, फ्रांस जो विकसित देश है। यूरोप महाद्वीप का कोई भी कंट्री आएगा, लगभग सब देश विकसित हैं। भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है। जीविका मतलब जीवन निर्वाह करने का जो मुख्य साधन वो क्या है। उद्योग है, कृषि है, व्यवसाय है, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जीविका का जो मुख्य प्रमुख स्रोत है, तो भारत में लगभग 60-65% से लोग लगभग खेती में लगे हुए हैं। पहले 75% था, अब घटकर 60-65% हो गया है। तो कृषि ही अभी भी भारत का जो मुख्य जीविका का स्रोत है। अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना की गई वर्ष 1935 में, वर्ष 1945 में, वर्ष 1955 में, वर्ष 1965 में। तो भारत में जो रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी वो वर्ष 1935 में ही कर दिया गया था अंग्रेजों के शासन में। अगला है जूसेपे मेतेस्नी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। क्योंकि इसने गुप्त संगठन बनाया था, तो उस संगठन का नाम पूछ रहा क्या नाम था। तो इसमें दिया है यंग इटली, यंग फ्रांस, यंग प्रासा, यंग जर्मनी। नहीं, जो मेतेस्नी ने जो संगठन बनाया था उसका नाम था यंग इटली। इटली का रहने वाला था, इटली का नाम का संगठन बनाया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है कि फ्रांस की क्रांति हुई थी। ये तो आपको पता होगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। 1770 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में, 1795 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में। तो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में हुई थी। इसको बार बार याद करिएगा, ये पूछ भी सकता है। इसका गारंटी 100% में 100% है। हिंद स्वराज के पुस्तक के लेखक हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। ये हाई स्कूल के परीक्षा के साथ साथ बड़े बड़े कंपटीशनों में पूछता है। हमने कई बार कंपटीशन का एग्जाम दिया, उसमें एक क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो जो हिंद स्वराज के जो पुस्तक के लेखक थे उनका नाम महात्मा गांधी था, यानी महात्मा गांधी ने ही हिंद स्वराज नाम की पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था।
यानी प्रथम विश्व युद्ध। अभी तक विश्व में 2 विश्व युद्ध हुए हैं, तो एक को प्रथम विश्व युद्ध कहा जाता है, दूसरे को द्वितीय विश्व युद्ध कहा जाता है। अभी तीसरा नहीं हुआ, तीसरा होगा तो बहुत खतरनाक होगा। कर वर्ष 1910 में हुआ था, वर्ष 1911 में हुआ था, वर्ष 1914 में हुआ था, वर्ष 1920 में हुआ था। तो जो प्रथम विश्व हुआ था वह वर्ष 1914 से शुरू हुआ था, लगभग वर्ष 1919 तक चला था लगभग। कर समवर्ती सूची में संबंधित विषय नहीं है, कह रहा है नहीं है। ये भी एक परीक्षा में ध्यान में देखना है या नहीं है। कन्फ्यूजन में हम पढ़ते नहीं हाँ छोड़ देते हैं और टिक मार देते हैं, वहीं से प्रश्न गलत हो जाता है। तो शिक्षा भी समवर्ती सूची का विषय है, वन भी है, विदेशी मामले भी है, उत्तराधिकार नहीं है। तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है, राजभाषा मतलब जो इसको राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी। भारत की जो संविधान की जो प्रथम राजभाषा है, ऐसे कई भाषाओं को मान्यता मिला, लेकिन जो मुख्य राजभाषा है वो हिंदी ही है अभी भी, क्योंकि भारत में लगभग 44% लोग हिंदी बोलते हैं। अगला प्रश्न, करा निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है? मैग्नीज है, अब्रक है, लौह अयस्क है, तांबा। ध्यान से देखिए, मैग्नीज, अब्रक, लौह अयस्क, तांबा। आधार जिसको ऊपर टिका हुआ है, तो ये प्रश्न है, इसका नाम है लौह अयस्क। यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न का निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? परंपरागत मतलब जो पहले से चला आ रहा है, अभी तक चल रहा है, नई चीजें नहीं है, यानी नवीकरणीय नहीं है। तो सौर ऊर्जा है, ये नवीकरणीय है। कोयला, पवन ऊर्जा, ज्वारीय स्रोत, ज्वारीय भी नवीकरणीय ऊर्जा है, पवन ऊर्जा भी नवीकरणीय है। कोयला है जो बहुत प्राचीन समय से खोजा गया था और उसका प्रयोग आज भी किया जा रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरे वीडियो समझ में आएगा। तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तथा अपने दोस्तों में इसको डिस्ट्रीब्यूट करिए ताकि मेरा भी थोड़ा भला हो जाए। थैंक यू।